सोचिए, क्या हो जब आम लोग, शिक्षक, किसान, मजदूर गुस्से में आकर अपने ही जजों को बंधक बनाने जैसा बड़ा कदम उठा ले। यकीनन ये इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में जो हुआ वो इसी तरफ इशारा करता है। 2 अप्रैल 2026 की बात है। नेशनल हाईवे 12 पर एक अजीब ही नज़ारा था। 7 जजों को बंधक बना लिया गया था। पर हैरानी की बात ये थी कि ये काम किसी अपराधी ने नहीं, बल्कि उन आम लोगों ने किया था जिनसे उनका सबसे बुनियादी हक यानी वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था। 61 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन वोटरों की संख्या है जिनके नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा 60 लाख वोटरों पर संदिग्ध होने का ठप्पा लगा दिया गया। कुल मिलाकर राज्य का हर छठा वोटर इससे प्रभावित हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों? इस पूरे उथल-पुथल की जड़ें दरअसल नवंबर 2025 में शुरू हुई एक सरकारी प्रक्रिया में है, जिसे नाम दिया गया विशेष गहन पुनरीक्षण या SIR। इसी प्रक्रिया के दौरान संदिग्ध मतदाता की एक नई कैटेगरी बना दी गई जो पहले कभी थी ही नहीं। मतलब 1952 के बाद से जितने भी पुनरीक्षण हुए उनमें ऐसा कभी नहीं किया गया था। ये पहली बार था कि वोटरों को न तो लिस्ट में रखा गया, न ही हटाया गया, बल्कि एक तरह से अधर में लटका दिया गया। तो लोगों को संदिग्ध बनाया क्यों जा रहा था? वजह सुनकर शायद यकीन न हो। नाम की स्पेलिंग में जरा सा फर्क, जैसे मंडल की जगह मंडल लिखा होना, या फिर किसी डॉक्यूमेंट पर जेंडर का गलत दर्ज होना। यहाँ तक कि अगर माँ बाप और बच्चे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का फासला है तो भी उन्हें संदिग्ध मान लिया गया। ये ऐसी गलतियां हैं जो भारत जैसे देश में बहुत आम है, लेकिन इन्हीं को आधार बनाकर लाखों लोगों के वोट देने के अधिकार पर सवाल खड़ा कर दिया गया। तो इतने बड़े पैमाने पर इतने लाखों लोगों के बारे में ये फैसले ले कौन रहा था? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी गड़बड़ी के सेंटर में था एक सॉफ्टवेयर, एक एल्गोरिदम। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जांच में ये बात सामने आई कि इस सॉफ्टवेयर को बिना टेस्ट किए ही इस्तेमाल में ले लिया गया था। चुनाव आयोग के ही एक अफसर ने ये माना कि उन्हें खुद नहीं पता था कि ये 60% सही है या 95%। मतलब लाखों लोगों का भविष्य एक ऐसे प्रोग्राम के हाथ में था जिसकी अपनी कोई गारंटी नहीं थी। और फिर 24 मार्च को तो कमाल ही हो गया। एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से पश्चिम बंगाल के सभी 7 करोड़ वोटर्स को संदिग्ध मार्क कर दिया गया। सोचिए, पूरे राज्य का वोटिंग अधिकार कुछ घंटों के लिए हवा में लटक गया। बाद में इसे एक गड़बड़ी बताकर 2 घंटे में ठीक तो कर दिया गया, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम रहे। अब देखिए, सरकारी तौर पर तो इस पूरी एक्सरसाइज का एक मकसद बताया गया था, लेकिन जब हम उस मकसद की तुलना जमीन पर हुए असर से करते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कहा तो ये गया कि लक्ष्य अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है, लेकिन डेटा ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा असर उन हिंदू शरणार्थी आबादी वाले इलाकों पर पड़ा जो कई दशकों से भारत में रह रहे हैं। आंकड़े इस फर्क को और साफ कर देते हैं। एक मुस्लिम बहुल इलाका है डोमकल, वहां सिर्फ 0.42% वोटरों पर निशान लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ हिंदू दलित शरणार्थी यानी मठवा समुदाय की 17 सीटों पर ये औसत 9.47% था, जो कि राज्य के औसत से लगभग 2 गुना है। लेकिन ये सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया ने समाज के हर तबके के लोगों को, जाने माने लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शहीदुल्ला मुंशी के इन शब्दों पर गौर कीजिए। न सिर्फ उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया, बल्कि उनकी पत्नी और बेटे को भी संदिग्ध बता दिया गया। उनका नाम तो तब वापस जुड़ा जब मीडिया में ये खबर आई। और ये सिर्फ एक अकेले जज की कहानी नहीं थी। इस लिस्ट में देखिए कौन कौन शामिल था। एक कारगिल वॉर वेटरन, एक वर्ल्ड कप जीतने वाले क्रिकेटर, बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, और तो और वो बूथ लेवल ऑफिसर भी जिनका काम खुद इस लिस्ट को ठीक करना था। ये दिखाता है कि एल्गोरिदम ने किसी को नहीं बख्शा। लेकिन मामला सिर्फ नाम हटाने तक ही नहीं रुका था, बल्कि एक और परेशान करने वाला पहलू सामने आ रहा था। वो था पारदर्शिता की भारी कमी और संभावित हेरफेर का। आरोप ये लगे कि एक तरफ तो सही वोटरों के नाम काटे जा रहे थे और दूसरी तरफ फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों से हजारों नए वोटर अवैध तरीके से जोड़े जा रहे थे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने तो ये भी दावा किया कि एक बीजेपी कार्यकर्ता 400 फॉर्म 6 आवेदनों के साथ पकड़ा गया था, जो कि 50 की कानूनी सीमा से 8 गुना ज्यादा है। द वायर की एक जांच के ये आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। एक ही विधानसभा क्षेत्र रानीनगर में एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही नियम, लेकिन फर्क देखिए। हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3% वोटर संदिग्ध पाए गए, जबकि मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा 58% था। और ये पैटर्न सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगहों पर दिखा। मिसाल के तौर पे कोलकाता पोर्ट को ही ले लीजिए। वहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 50% है, लेकिन संदिग्ध लिस्ट में उनकी हिस्सेदारी 82% निकली। मतलब साफ है कि संदिग्ध लिस्ट में मुसलमानों का अनुपात उस इलाके की आबादी में उनके अनुपात से कहीं ज्यादा था। तो सवाल ये है कि अब उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनका नाम या तो कट गया है या संदिग्ध लिस्ट में है। उनके लिए एक रास्ता तो है, लेकिन वो बहुत लंबा और मुश्किलों भरा है। हाँ, एक प्रक्रिया तो है, पर जमीनी हकीकत ये है कि ये बहुत धीमी है। जिस समय ये रिपोर्ट आई थी, तब तक 2 लाख से ज्यादा अपीलें दायर हो चुकी थी, लेकिन सुनवाई सिर्फ 2 मामलों में हुई थी। और अब ये लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। लाखों नागरिकों को उम्मीद है कि अदालत इस मामले में दखल देगी, ताकि चुनाव से पहले हर किसी को अपना वोट का अधिकार साबित करने का एक सही मौका मिल सके। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक वोट की क्या कीमत है अगर उसे सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी बताकर मिटाया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है।